हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। मेरा नाम नाज़िया है। मेरी उम्र कोई 16 साल रही होगी। मैं 5 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। मेरे अब्बू की बहुत सारी ज़मीनें थीं गाँव में, कुछ खेती-बाड़ी की भी थीं। मेरा एक भाई शहर में पढ़ता था और 4 भाई ज़मीनों की देखभाल और दूसरे काम करते थे। हमारे घर के आसपास कोई आबादी नहीं थी और थोड़ी ही दूरी पर एक ट्यूबवेल था। ट्यूबवेल को ऑपरेट करने के लिए एक बहुत ही सीधा-साधा और ईमानदारी आदमी रखा हुआ था। वो ज़्यादा वक्त हमारे घर पर ही रहता था और खाना भी हमारे साथ ही खाता था। वो बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। कोई भी लड़की उसे एक बार देख लेती तो उसकी पहली नज़र में ही दीवानी हो जाती। सिर्फ उसमें एक ही कमी थी और वो कमी ये थी कि बहुत गरीब था। उसका खानदान पीढ़ियों से हमारे यहाँ नौकर थे, मगर हम उसे घर का एक मेंबर ही समझते थे। हम उससे हर बात में, काम में सलाह लिया करते थे। वो भी हम सब घर वालों से बहुत लगाव रखता था। उन दिनों मेरी 1 महीने की छुट्टियां थीं। मैं स्कूल का काम करने भाई के साथ ट्यूबवेल पर चली जाती थी। वो मुझे पढ़ाई के अलावा दीन और दुनिया की अच्छी बातें भी सिखाते थे। एक दिन मैं ऐसे ही टहलते-टहलते ट्यूबवेल पर चली गई। मैंने देखा वहाँ पर मेरी उम्र का एक लड़का भी है। पूछने पर पता चला कि वो हमारे ट्यूबवेल ऑपरेटर का छोटा भाई अनस है और वो भी 1 महीने की छुट्टियों में यहाँ रहेगा। अनस अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट था। हम कुछ ही दिनों में घुल मिल गए और इकट्ठे पढ़ते और खेलते हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं बहुत खुश थी कि मुझे मेरी उम्र का एक साथी मिल गया था। 1 महीना पलक झपकते ही गुजर गया। फिर वो अगले साल भी आया, लेकिन जब वो जाने लगा तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। मेरा दिल चाहता था कि वो यहीं रुक जाए और यहीं पढ़े। ये मेरे दिल की ख्वाहिश मेरे दिल में ही रह गई और वो चला गया। यूँ मैं फिर आने वाले साल का इंतज़ार करने लगी। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मुझे अक्सर उसकी याद आती। साल गुजर ही नहीं रहा था। हमारी ये ज़िंदगी कितनी छोटी होती है। वो भी हम जिंदगी की ठोकरें खाने और संभलने में गुजार देते हैं। अनस तीसरी बार अपने भाई के पास 2 महीने की छुट्टियां बिताने आया तो काफ़ी खूबसूरत और भी स्मार्ट हो गया था और उसमें साथ ही साथ होशियारी और चालाकी भी आ गई थी। उम्र के साथ साथ उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका था। बातचीत करने और उठने बैठने का अंदाज भी काफ़ी अजीब था। पहले वाली मासूमियत नहीं रही थी, मगर मैं पहले जैसी ही थी। माँ मेरी आज़ादी और बेबाकी पर रोक टोक करने लगी थी। मैं परेशान थी कि ऐसी कौन सी नई बात हो रही है जो अम्मा हर वक्त मेरे हर काम पर एतराज़ करने लगी हैं। काश मैं उस समय कुछ समझ जाती या फिर ठोकर लगाने वाले ठीक से ठोकर लगाते तो मेरे कान खुल जाते। मेरे अपनों को बहुत ज़्यादा भरोसा था, वरना वो मेरी हिफाजत ज़रूर करते। मुझ पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। उनकी लापरवाही थी कि अनस घूर घूर कर मुझे ललचाई हुई नज़रों से देखता और मैं नादान सब कुछ देखती और कुछ न समझती। और फिर मेरी उम्र भी तो कम थी। मुझे ये सब कुछ समझ जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बड़ी नादान थी। मुझे जैसे ही मौका मिलता, तन्हाई मिलती तो मैं दौड़ी हुई अनस के पास चली जाती। वो कहता कि अब ज़्यादा इधर उधर मत फिरा करो और घर पर ही रहा करो। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। मगर मुझे किसी बात की समझ ना आती थी। अनस ने बताया कि वो अगले साल नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। क्यों नहीं आओगे? कहने लगा मैं फर्स्ट ईयर में चला जाऊंगा और किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। मैं उसकी आवाज़ में दर्द महसूस कर रही थी। मुझे लगा वो वाकई परेशान है। तो मैंने कहा अनस, तुम अपने भाई के पास यहीं रहने लग जाओ ना। हम साथ में कॉलेज जाएंगे और मिलते भी रहेंगे। कहने लगा नहीं, भाई नहीं मानेंगे और फिर उनकी नौकरी का क्या भरोसा, कल तबादला हो जाए। लगता है कि हम दोबारा नहीं मिल सकेंगे और अगर ऐसा ही हुआ तो शायद मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। नहीं अनस, ऐसा मत कहो। मैं भी तो नहीं रह सकती। मैं भी रुआसी सी हो गई। लेकिन ये सब हमारे बस में तो नहीं होगा। हमें एक दूसरे के बगैर रहना ही पड़ेगा। वो दूर खड़ा मुझे घूरता हुआ बोला, तुम कुछ कर सकती हो? उसने ये कहते हुए सवालिया नज़रें मेरे चेहरे पर लगा दी। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी खातिर इस नहर में छलांग लगा सकती हूँ। अनस, अगर कहो तो मैं अभी छलांग लगा दूँ। वो बोला, नहीं पगली, छलांग नहीं लगानी है। तुम्हें शादी के लिए घर वालों को राज़ी करना है और मेरा इंतज़ार भी करना है।
ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, मैं आज घर वालों से बात करूंगी। मैंने फौरन अनस को उम्मीद दिलाई। नहीं, अभी नहीं, जब मैं तुम्हें कहूँ तब बात करना। फिलहाल तो तुम ये करो कि रात को मुझसे मिलने आ जाया करो। दिन को कोई काम की बात नहीं हो सकती है। वो बोला, क्या ख्याल है? मैंने कहा, रात को तो बहुत मुश्किल है, सब लोग घर पर ही होते हैं। उन्हें पता लग गया तो क्या होगा? मेरी तो आफत ही आ जाएगी। वो कहने लगा, अरे अभी तो तुम छलांग लगाने को तैयार थी और अब रात को आने से भी डर रही हो। दावे तो बड़े बड़े करती हो से प्यार के। मैंने उसकी ये बात सुनी तो मुझे भी जोश आ गया। मैंने कहा, आऊँगी। अनस, बताओ कहाँ आना है और हम क्या बातें करेंगे? ये पूछते हुए मैं भी हैरान थी। ऐसी कौन सी बातें हैं जो दिन में नहीं हो सकती? काश मुझे थोड़ी समझ होती तो मैं ना जाती। कहने लगा, वो सामने खेत के पास रात 12 बजे, जब सब घर वाले सो जाएं, तो तुम खेत में मुझसे मिलने आ जाना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैंने भी हामी भर ली। ठीक है, मैं आऊँगी। मैं चली गई। अंधेरा होते ही मुझे एहसास हुआ कि ये काम इतना आसान नहीं था जितना मैं समझ रही थी। मैं मजबूर थी, मगर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन करना पड़ा, क्योंकि मैं अनस को उदास नहीं देख सकती थी, ना ही उसके बात टाल सकती थी। जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंची, मैं उठकर बैठ गई। सर्दियों की खून जमा देने वाली रात थी। मैंने खुद को हिम्मत दी। काम मुश्किल था, मगर नहर में छलांग लगाने वाले से तो आसान था। मैंने अनस से जो वादा किया था वो मैंने पूरा करके ही दम लिया। अनस पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। लड़खड़ाती गिरती पड़ती मैं घर पहुंच गई जैसे निकली थी। सब लोग सो रहे थे, मगर मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं थी। मैं तो आज नई दुनिया की सैर पर निकल गई थी। 5 भाइयों की इकलौती बहन रात के अंधेरे में उनकी गैरत और इज्जत के नाम के परखच्चे उड़ाकर आ गई थी। इकलौती और प्यारी होने की वजह से सब सुकून से सो रहे थे। अनस जब तक गांव में रहा, हम चोरी छिपे मिलते रहे, लेकिन बहुत जल्द घर वालों को खबर हो गई और मुझ पर पाबंदियां लग गईं। लेकिन उन्हें क्या खबर थी, हम रात के अंधेरे का सीना चीरते रहते हैं। मगर ये पाबंदियां डांट डपट तक ही सीमित रहीं। थोड़ी सी जुदाई सहना पड़ी तो मैंने अनस से कह दिया, अब मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ। जिस दिन उसको जाना था उसी रात मैंने कहा, या तो मेरे माँ बाप से शादी की बात करो या फिर मुझे छोड़कर मत जाओ। इस तरह मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैंने उसे धमकी दी थी। उसने बड़ी मजबूरियां बताईं, लेकिन मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मैं बहुत दूर निकल चुकी थी। मुझे कुछ भी दिखाई ना देता था। यही वजह थी कि मैं उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। फिर फैसला हुआ कि सुबह अनवर भाई से बात करेंगे। जब उन्होंने हम दोनों से बात की तो वो आग बबूला हो गए और उन्होंने वही रखा हुआ डंडा उठाया और मेरे सामने ही अनस की अच्छी खासी पिटाई कर दी और मुझे भी भला बुरा कहा। उन्होंने मेरे घर वालों को भी बता दिया। फिर तो मेरे घर में कयामत टूट पड़ी। उससे पहले मेरे भाई मुझे जिंदा दफन करते, मैं उसके पाँव में गिर पड़ी। मैंने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग ली। अगर उन्हें पता चल जाता कि हम क्या कुछ कर चुके हैं तो मेरा अंजाम देखकर ना जाने कितनी लड़कियां सदियों तक डर कर कांपती रहती। उनके ख्याल में सिर्फ ये था कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और फिर ये सब देखकर भी अगली रात हमने अपनी उस योजना को अंजाम दिया जो हमसे पहले और मोहब्बत करने वाले करते आए थे। घर से भागने का इरादा कर लिया था। जो कुछ भी घर से मिल सका मैंने ले लिया। फिर अगली रात हम 5 मील का पैदल सफ़र तय करके पास के ही एक शहर पहुंच गए और वहां से रातों रात दिल्ली पहुंचे। अनस शायद मेरा साथ ना देता, मगर मेरे घर वाले उसका क्या अंजाम करते वो ये जान चुका था। वो भी मजबूर था। हमारे लिए ये सब कुछ नया था और हम भी अपने हाथों किए हुए पर मजबूर थे। ये सब किया धरा अनस का था और मैं भी मुजरिम थी। मैं ना चाहती तो उसके बस में कुछ नहीं था। सुबह 7 बजे हम ट्रेन से रवाना हो चुके थे। गाड़ी चल पड़ी थी। हम सब ने सुख का सांस लिया। यकीन सा हो गया कि खतरा टल चुका है। जिंदगी में पहली बार मैं जी भरकर रोई थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था। फिर भी ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैंने पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया था। मैं ज़रा सी भी दुखी होती थी तो मेरे भाई ज़मीन आसमान एक कर देते थे मेरे चेहरे पर हंसी देखने के लिए। और मेरी माँ, जिसने ना जाने कितनी मुसीबतें झेल कर मुझे पाला था, और बूढ़ा बाप जिसकी आंखों का तो मैं नूर थी, उसमें कोई शक नहीं था।
हालांकि गांव के लोग बेटियों पर भरोसा नहीं करते थे, मगर खुदा जाने मुझे क्या हो गया था। मुझे माँ बाप की मोहब्बत भी दिखाई नहीं दी थी। इश्क के आगोश में आकर मैं सारी हदें भूल गई थी, और भूली भी किसके लिए थी? जिसके पास ना रहने का ठिकाना था, ना खाने को रोटी थी। उसने मुझे एक दोस्त के घर में ठहराया। मैंने उसे अपने रहने के लिए खुद के ठिकाने का बंदोबस्त करने को कहा, तो वो बोला, देखो नाजिया, इतनी जल्दी कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता है। हमें मकान के अलावा किसी इंसानी सहारे की भी ज़रूरत है। इतने बड़े शहर में हमारा कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना है। ये कहते हुए अनस तकरीबन रो दिया। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उसे सहारा दिया, लेकिन जब काफ़ी दिन गुजर गए, उसने दोस्त का घर न छोड़ा, तो मुझे उलझन होने लगी। मैं क्या कर सकती थी? मैं पूरी तरह से उनके रहमो करम पर थी। अब मैं घंटों रोती रहती, और मुझे अपनी गलती पर बहुत शर्म आती थी। अनस के दोस्त ने हमें अपने घर में पनाह दी थी। वो मुझसे उस एहसान का बदला लेना चाहता था। अनस बिल्कुल भी वैसा ना था जैसा मैंने सोचा था। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। कुछ दूरी के फासले पर कमरे में अनस लेटा हुआ था कि किचन में अनस का दोस्त वकार आ गया। ऐसा लग रहा था कि वो ड्रिंक किए हुए था। मैं जानती थी ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। मेरे लिए कोई अनहोनी नहीं थी, लेकिन मैं सुकून में थी क्योंकि मेरा शौहर मेरे पास मौजूद था, मेरी इज्जत का रखवाला। भूख लगी है भैया, मैंने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, जबकि मैं उसे देख चुकी थी। वो समझ रहा था कि मैंने उसे देखा नहीं है। वो थोड़ी देर मुझे देखता रहा। आखिरकार मुझे निगाहें उठाकर उसकी तरफ आंखों में आंखें डालना पड़ी। क्या बात है बकार भैया, यहाँ क्यों खड़े हो? भूख लगी है क्या? तो उसने बहुत ही बेहयाई बेशर्मी से कहा, मुझे तुम्हारी भूख लगी है। मैं आपकी बहन हूँ बकार भाई, आपके दोस्त की इज्जत हूँ। मैंने कोशिश की वो संभल जाए। मैं सोच चुकी थी कि ये सब कुछ बेकार है, फिर भी मैंने कह दिया। वकार अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोला, कैसी बहन और कौन सा भाई? ना तुम मेरी बहन हो, ना मैं तुम्हारा भाई हूँ। खुदा ना करे मेरी ऐसी कोई बहन हो। और उसने बड़े अजीब से लहजे में कहा, तो मुझे खुद पर घटिया होने का शक हुआ कि वाकई घर से निकली लड़की की कोई इज्जत नहीं। और वो मेरे पास आना चाह रहा था कि मैं भागकर किचन से निकल गई और अनस को आवाज़ देने लगी, देखो अनस ये क्या कह रहा है? तुम्हारे दोस्त को ज़रा भी शर्म नहीं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? मेरी उम्मीद से परे अनस के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। हाँ तो क्या हो गया? बीवी तो तुम मेरी हो, मगर ये भी तो मेरा दोस्त है। उसने इतना कहा था कि मैंने एक लकड़ी का डंडा उठाया और उसके दोस्त का सर लहूलुहान कर दिया। मैंने अनस को खूब खरी खोटी सुनाई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे हौसला देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जो मेरा रक्षक था वो अब मेरा लुटेरा बन गया था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो गई हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मेरे घर में कोई नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं सर से पाँव तक दलदल में धंस चुकी हूँ। मैं नहीं जानती थी कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। आखिर में मैंने फैसला लिया कि मुझे मरना है, मगर मौत भी सस्ती नहीं, कुछ कीमत लगवानी पड़ती है। अगली सुबह अनस अस्पताल से आया और छूटते ही कहने लगा, नाजिया तुमने अच्छा नहीं किया। वो हमारा आड़े वक़्त पर काम आने वाला मोहसिन था। अगर तुम उसकी बात मान लेती तो क्या फ़र्क पड़ जाता? अनस की नीचता देखकर मैं हैरान रह गई। अनस तो इतना बेगैरत हो गया, उसके आगे मैं कुछ न सुन सकी। उसने जो कुछ मुझे कहा उसे सुनकर ही मुझे उससे नफ़रत होने लगी। उसकी ऐसी घटिया बात सुनकर मैं मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई थी और बेहोश होकर चाय पर भी गिर पड़ी। जब होश आया तो वो जा चुका था, बेशक अस्पताल ही गया था। मैंने फैसला किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, जहाँ अपने शौहर के घर में ही सुरक्षित नहीं हूँ। ऐसे घर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अनस ने साफ साफ कह दिया था कि ये उसकी मजबूरी है। वो मेरे लिए कोई और घर नहीं ढूंढ सकता। वो इसी घर में रहेगा, जो कि 1 रूम सेट ही था। उसी रात मैंने सोचा कि मैं उस घर से निकल जाऊंगी, मगर उससे पहले कि मैं दरवाजे से कदम बाहर रखती, दरवाज़ा खोला तो 2 नकाबपोश मेरे सामने खड़े थे। मैं डर के मारे कांप रही थी, लेकिन जल्द ही संभल गई। उससे पहले कि वो मुझसे या मैं उनसे कुछ पूछ पाती, उन्होंने मुझे गाड़ी में उठाकर डाल दिया। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। जब होश आया तो देखा सामने कुर्सी पर कोई बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। वो बोला, लड़की तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बंगला बहुत बड़ा है, जिसके बेडरूम में तुम मौजूद हो। मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए में ख़रीदा है, और मैं कभी कभी आऊँगा
तुम अपना बीता हुआ कल, अपना अतीत भूल जाओ और नई जिंदगी से समझौता करके तालमेल बिठाने की कोशिश करो। यहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। नौकर तुम्हारी सेवा करने के लिए हाजिर हैं। हर चीज़ तुम्हें इशारा करने पर मिल जाएगी, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो तुम्हें खुद बहुत पछताना पड़ेगा। मुझे तो चोट खाने की आदत पड़ गई थी, इसलिए मुझ पर कोई बिजली ना गिरी, मुझ पर कोई असर भी नहीं हुआ था। मैंने कहा कोई बात नहीं, कम से कम घर नहीं तो एक सुरक्षा तो मिल गई। मैं बहुत देर बैठी रोती रही, फिर अचानक से उठ बैठी। चलो ज़िंदगी को अपने अरमान पूरे कर लेने दो, मैं हालात से समझौता करूँगी। चलो ये जो कोई भी है मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएगा, घर और सुरक्षा तो देगा, ज़रूरतें पूरी करेगा। वैसे भी तो मेरे पास क्या रह गया था, बस एक सदमा मुझे संभलने नहीं दे रहा था। एक शख्स भाग गया और दूसरे ने मुझे खरीद लिया। हाँ, मगर उस घर में मालकिन की तरह रहती थी। मेरा हर चीज़ पर कंट्रोल था। हर वक्त नौकर मेरे हुक्म के इंतज़ार में रहते थे। ज़िंदगी यूं ही मेरी रूटीन के हिसाब से गुजर रही थी। बस दुख बांटने वाला कोई नहीं था, बाकी सब कुछ था। शाम को ड्राइवर मुझे बाहर घुमाने फिराने के लिए ले जाता था। ज़िंदगी अजीब से मोड़ पर आ गई थी, मगर सुकून नहीं मिल रहा था। जो मैं ज़िंदगी जी रही थी, उस ज़िंदगी को पाने के लिए लोग ख्वाब देखते थे, लेकिन मेरे मन के अंदर एक दहकती हुई ज्वाला जल रही थी। मैंने भी पैसे देकर ड्राइवर को बस में कर लिया, वकार की जासूसी करवाई और जल्द ही पता चल गया कि वकार भी खान साहब के यहाँ काम करने वाला कर्मचारी है। अगर ऐसा है तो खान साहब ने उसे 1 लाख रुपए किस लिए दिए? वो तो ऐसे ही मुझे छीन सकते थे। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अब मैंने ड्राइवरी सीख ली थी और ख़ुद गाड़ी चलाने लगी। मुझे कहीं जाना होता तो मैं ड्राइवर को साथ नहीं लेती थी। मैं रात दिन वकार की तलाश में लगी हुई थी। मैं अपनी बर्बादी भूल नहीं पा रही थी। एक दिन जब खान साहब देश से बाहर दूसरे देश टूर पर गए थे तो मुझे मौका मिल गया। अनस का एड्रेस तो वैसे ही मेरे पास था। अनस के भाई जब उसे खत लिखते थे तो मैं पढ़ लेती थी। उनके घर का पता मुझे अपने घर से ज़्यादा याद था। मैं जब अनस के घर पहुंची तो वहाँ का मंजर बदला हुआ था। उसकी शादी की शहनाई बज रही थी। शाम का अंधेरा फैल चुका था। एक औरत से मालूम हुआ कि आज अनस का निकाह है। मैं डर रही थी कि कहीं अनस मुझे देख ना ले। वैसे भी मैंने अपना हुलिया काफ़ी बदल रखा था और छुपते छुपाते मैं घर के अंदर घुस गई। मुझे काफ़ी देर वहीं छुपे रहना पड़ा। अचानक ही मैंने देखा जहाँ मैं छुपी हुई थी पास ही दुल्हन का कमरा था। और फिर वो समय भी आया जब अनस साहब सामने से आते दिखाई दिए और साथ वाले कमरे में चले गए। मुझे अब कोई डर नहीं लग रहा था। मैंने आवाज़ सुनना चाही तो ये आवाज़ अनस की ही थी। मैं उसे कैसे भूल सकती थी? वो किसी से बात कर रहा था। नगमा, आप कल तक मेरी भाभी थी, किस्मत से आज तुम मेरी बीवी हो। जब मैंने ये जहर निगल ही लिया है तो तुम्हें अपनी बीवी भी बना लूँगा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, लेकिन तुम राज ही रखना। नगमा, तुम्हारा सुहाग लूटने वाला मैं ही हूँ। जहाँ अनवर भाई नौकरी करते थे वहाँ से एक लड़की मैंने किडनैप की थी। वो लड़की ही मेरी ज़िंदगी है। मैं उसे एक लुटेरे के पास छोड़कर आ गया। बहरहाल वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। उस लड़की को जहाँ छोड़ आया हूँ वो बहुत ही मक्कार, फरेबी और दगाबाज निकला। मुझे बड़ा भरोसा और उस पर बहुत नाज था, मगर उसने अपने कमीनेपने की हदें पार कर दी। अब वो मुझे रोज़ ब्लैकमेल करता है और पुलिस को बता देने की धमकी देता है। और उसने मेरी बीवी की इज्जत लूटना चाहा, जिस पर मैं बहुत मजबूर हो गया था। मेरे पास उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। नाजिया को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। चलो, वो जैसी भी मुझे मिलेगी मुझे मंजूर होगी। मैं उसे शाम को लेने जा रहा हूँ। नाजिया के भाइयों ने अनवर भाई को मार दिया है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरा पता उन्हें नहीं बताया था। मैंने पता किया है कि नाजिया के 2 भाई कत्ल के जुर्म में जेल की सज़ा काट रहे हैं और नाजिया के माँ बाप मर चुके हैं। अब नाजिया का मेरे सिवा कोई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। अनस के मुंह से ये सुनने के बाद मुझ में कुछ और सुनने की हिम्मत नहीं रही थी। मैंने एक चीख मारी और वहीं बेहोश हो गई। मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक अस्पताल में पाया और मेरी नज़रों के सामने अनस खड़ा हुआ था। मैं तो तुम्हारा कत्ल करने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की वजह से और उसकी बीवी के लिए ज़िंदा छोड़ रही हूँ। वो बोला, नहीं नाजिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती।
अनस मुझसे मिन्नतें कर रहा था। और हाँ, ये ठीक कहा कि तुम्हारे प्यार में बहुत बड़ी कीमत दी है मैंने। मैं सोच रही थी कि वाकई मैंने उसके प्यार में कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। अपने माँ बाप की दहलीज को पार करने के बाद अनस की मोहब्बत के जाल में फंसकर पहले अनस, फिर उसका दोस्त वकार, फिर खान साहब और उनके 2 ड्राइवर, 5 लोगों ने मेरा जिस्म से लेकर रूह तक मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था, जो बिना निकाह के ही मेरे शौहर बन गए थे। मगर तुमने जो कुछ कहा वो मुझे गवारा नहीं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते भी हो तो मैं तुम्हारी ऐसी मोहब्बत पर लानत भेजती हूँ जिसमें गैरत और इज्जत ना हो। मैंने उसको कहा और फिर अपनी दहलीज पर लौट गई, जहाँ मेरे माँ बाप तो नहीं थे और ना ही मेरे भाई मेरे इंतज़ार में थे। मगर मैं उन्हें मनाने जा रही हूँ, क्योंकि भाई बहनों का मान होते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।